गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज एक बार पुनः हम लोग वीडियो क्लास में उस विगत पीरियड में जो कुछ अधूरा बात रह गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लें। हिस्ट्री का लेसन 3 था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। इस क्रम में उस दिन मैंने आप लोगों को स्पष्टतः समझाया था कि यह जो लेसन है यह मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा भिन्न भिन्न नियम जो लागू किया गया लगान असूलने के क्रम में, उसी के बारे में यह लेसन मुख्य रूप से आधारित है। इसी क्रम में मैंने आपको एक भूमि लगान की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक भूमि की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में मैं बोल चुका हूं। अब इसी भूमि की लगान व्यवस्था की कड़ी में जो अगला कदम अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया उन्हीं में से कुछ का चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ। तो आज जो है वह दूसरा जो व्यवस्था था वह था महलबारी व्यवस्था। अब ये महलबारी व्यवस्था क्या है? तो यह मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, कुछ पंजाब के क्षेत्रों में भी इसे लागू किया गया। तो इसे महलबारी क्यों कहा गया? चूंकि उस क्षेत्र में यानी जहां यह लागू हुआ, गांव या गांव के समूह को महाल कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की एक नई व्यवस्था विकसित की गई। वह क्या था? वह था कि इसमें व्यक्तिगत किसानों से यानी रैयतों से लगान नहीं लेना है। संपूर्ण गांव को मानते हैं हम गांव में, और गांव में दर्जनों या सैकड़ों किसान रहते हैं, तो सैकड़ों किसानों से अलग अलग टैक्स नहीं लिया जाएगा, अलग अलग लगान नहीं लिया जाएगा। यानी गांवों के समूह को ही, जितने सारे किसान हैं उन गांवों के समूह को ही एक इकाई मान लिया गया, यानी महाल को इकाई बना लिया गया। तो चूंकि गांव या गांवों के समूह को महाल कहा जाता था और इस महाल को ही लगान देना था, इसीलिए इस व्यवस्था को महलबारी व्यवस्था कहा गया। इसमें तय किया गया कि ये महाल में जो रहने वाले ये किसान हैं या रैयत हैं, वे खुद तय करेंगे कि किसान आपस में मिल करके कि किसको कितना लगान देना है, और पूरा लगान जब जमा होगा तो गांव को यानी महाल को यूनिट में एक इकाई के रूप में मान करके वह अंग्रेजों के यहाँ, अंग्रेजों के खजाने में जमा किया जाता था। अब ये जो था इसमें एक नया हुआ। नया यह था कि इसमें लगान कैश में लिया जाता था, यानी मुद्रा में लिया जाता था। मुद्रा में लेने का प्रचलन था, यानी अनाज, किसान तो मुख्यतः अनाज उपजाता है, तो जो उसका पोर्शन, जो इसका हिस्सा, जैसे इससे पहले हम कहे होंगे कि आपको वहाँ भूमि की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में कि उपज का 1/9 भाग, जो उस पर चर्चा हम लोग कर लिए हुए हैं, तो उपज का हुआ था, यानी अनाज का हुआ था। यहाँ अनाज नहीं, अन्न नहीं, बल्कि उसे आप बेचिए, जैसे हो तैसे हो, आपको कैश में देना है, जो आपको तय कर दिया गया है, यानी किसान को तय कर दिया गया है। तो मुद्रा में, कैश में लगान देने की व्यवस्था की गई। इसकी एक खूबी थी। अब किसानों को कैश मिलना बड़ी मुश्किल है। वह बाजार में उसे बेचता था, या प्राकृतिक प्रकोप हुआ, या अनाज का उत्पादन नहीं हुआ, तो फिर कहाँ से वह लगान देगा बेच करके? इस क्रम में एक दो बातें हुई, यानी किसान को कैश देना है, चाहे जो फसल वह उपजावे। इसी क्रम में कैश मुद्रा प्रथा के
मुद्रा व्यवस्था के कारण यहाँ अब किसान क्या हुए, बाध्य होकर के नगदी फसलों की ओर बढ़े, यानी जिसे बाजार में बेच करके रुपया लिया जा सके। उसी क्रम में नील, कपास, फिर अफीम, कुछ ऐसे भी खेती होने शुरू हुए जो समाज के लिए बड़ी अहितकर हुए, जैसे अफीम है। अफीम को हम सारे लोग जानते हैं कि यह नशा में काम आता है या अन्य मेडिकल में काम आता है, तो यह समाज के लिए अच्छा उपज नहीं है, इसीलिए भारत में इसे बैन किया गया। तो अफीम की भी खेती, अब किसान को क्या करेगा, कहाँ से धन लाएगा? यदि फसल हुआ तो वाह वाह, अब मानो फसल नहीं हुआ तो फिर भी उसे देना है, नहीं तो जमीन पर उसका अधिकार कोई और कर लेगा, उसके जमीन बेचना होगा। इसीलिए नगदी फसलों का प्रचलन शुरू हुआ इस महलबारी व्यवस्था के कारण। तो उस दिन विगत वीडियो में हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को देखा था, जहां जमींदारों का एक नया वर्ग पैदा हुआ था। आज हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में क्या हुआ, तो मुद्रा का प्रचलन होना शुरू हुआ, जिससे नगदी फसलों का विकास होना शुरू हुआ। अब नगदी फसलों का एक और इसका साइड इफेक्ट है कि खाद्यान्न जिसे हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, उस फसल को छोड़ करके जिसे बाजार में बेच करके अधिक पैसा मिल सके, ऐसा फसल होना, उपजाया जाना शुरू हुआ। इससे खाद्यान्न की समस्या भी आगे चल करके पैदा हुई। अब भूमि लगान से ही संबंधित एक तीसरी व्यवस्था है जिसे हम रैयतवारी कहते हैं। रैयतवारी, रैयत माने किसान, किसान माने रैयत। तो यह व्यवस्था दक्षिण भारत में मद्रास जोन में, यानी मद्रास क्षेत्र में किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया। रैयतों को इसमें जमीन का मालिक बनाया गया। इसमें इकाई माना गया किसको, महलबारी में महाल को, यानी गांवों के समूह को। इसमें व्यक्तिगत रूप से इकाई लगान वसूलने का जो पैमाना तय किया गया, वह रैयतों को तय किया गया। रैयत यानी किसान को तय किया गया। अब इसमें तय किया गया कि कुल अनाज का जो उपज होगा, उस अनाज के उपज का 1/2 भाग, यानी आधा हिस्सा अंग्रेजों को लगान के रूप में देना था रैयतों को। अब सोचो कि यदि किसान आधा लगान में ही दे देगा तो फिर अपने लिए उसको कितना बचेगा। यह कैसी नीति थी? तो अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए इस तरह तरह के नीतियों को लाया, जिससे किसानों की कमर टूटती चली गई। बच्चों, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, सोने का चिड़िया, क्योंकि हम उद्योग में, व्यापार में, कृषि में, हर क्षेत्र में आगे थे। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के कारण, हम एक प्रमुख निर्यातक देश थे, यूरोप के देशों में हमारा व्यापार होता था, हम निर्यात करते थे, पैसा कमाते थे, सोना चांदी कमाते थे, और अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के कारण धीरे धीरे भारत को एक निर्यातक देश से आयातक देश में बदल दिया, जो आज तक हम लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ये तो था लगान से संबंधित बातें। अब आते हैं कृषि उपज से संबंधित बातें। इससे पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि जब लगान में नगदी फसलों का प्रचलन शुरू हुआ तो इसका देखा देखी विस्तार होना शुरू हुआ। ऐसे ही नगदी फसलों में एक फसल था आपको नील। नील 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 समझते होंगे। हम लोग जब उजले वस्त्र को धोते हैं या गंजी पहनते हैं तो उसमें नील देते हैं, थोड़ा कलर लाने के लिए। तो इस नील की खेती होना शुरू हुआ भारत में। भारतीयों ने अपने मन से नहीं इसका ये किया। पैदावार जो होता था, हमारी जो आवश्यकता थी वो तो होती थी, लेकिन इसमें तेजी लाया गया दूसरे तरीके से। यूरोपियों ने इस खेती में एक नया रूप दे दिया और वह था बागान कृषि, जिसका चर्चा हम लोग करेंगे।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया गया और इसका मुख्य रूप से यूज होता था कहाँ? कपड़ा उद्योग में, कपड़ा को तरह तरह से रंगने में। भारतीय नील अच्छे क्वालिटी के थे। इससे पहले अंग्रेज मिस्र में उपजाए गए नील से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। अब भारत में नील की खेती होना अंग्रेजों ने शुरू किया। तो नील की खेती दो तरह से होते थे। पहला था निज खेती, अर्थात इसमें जो बागान मालिक था अपना जमीन खरीद लेता था या जमींदारों से जमीन पट्टा पर ले लेता था, उस पर खेती करता था। जमीन प्राप्त करने में इन गोरे बागान मालिकों को दिक्कत होता था, फिर मजदूर को प्राप्त करने में इन्हें दिक्कत होती थी, क्योंकि नील की खेती जब होती थी उसी समय हिंदुस्तान में धान की खेती का भी प्रचलन था, समय था, इसीलिए उपयुक्त पर्याप्त मात्रा में मजदूर नहीं मिल रहा था। तब यह दबाव डालता था स्थानीय लोगों पर। इससे क्या होता था? मनमुटाव होता था, क्लैश होता था। अतः बागान मालिकों और स्थानीय निवासियों के बीच एक संघर्ष का एक कारण बन गया। यह था निज खेती। एक होता था रैयती खेती। रैयत माने किसान। किसान अपना खुद नील की खेती करता था। यह कैसे होता था? तो इसमें अंग्रेज यानी बागान मालिक, अंग्रेज का कहने का मतलब यहाँ मुख्य रूप से ये अंग्रेज ही थे। बागान मालिक गांव के मुखिया को दबाव डालकर गांव के रैयतों से यानी गांव के किसानों से एक एग्रीमेंट, एक समझौता करवाता था। यदि नहीं माना तो मुखिया पर दबाव होता था और उसे मानने के लिए बाध्य होता था। संधि की शर्तें होती थी कि कम ब्याज पर किसानों को कर्जा मिलेगा, कम से कम वह अपने 25% भूमि पर खेती करेगा और बीज उपकरण इत्यादि बागान मालिक देंगे। लेकिन नील की खेती जब हो जाती थी, फसल तैयार, तो जब बाजार में बिकता था तो किसानों को कम से कम लाभ दिया जाता था, यानी उसकी कीमत नहीं मिलती थी। इससे किसान असंतुष्ट था। साथ ही साथ इससे नील की खेती से जमीन का जो उपजाऊपन है, उर्वरा शक्ति है, वह समाप्त हो जाती थी। इसीलिए किसान नील की खेती से कतराता था। लेकिन बागान मालिक उस पर दबाव डालता था, कीमत भी नहीं आता था, इसीलिए संघर्ष होना शुरू हुआ। अतः हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न भागों में नील के खेती करने वाले लोगों ने बागान मालिकों के खिलाफ यानी गोरे बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू हुआ। अनेक जगहों पर तो सेना भी बुलानी पड़ी, हिंसक रूप ले लिया। अंततः अंग्रेजों ने एक नील आयोग का गठन किया और वह नील आयोग किसानों के पक्ष में, नील के किसानों के पक्ष में फैसला दिया। किंतु इसको व्यवहार में लाने में अंग्रेज हिचकिचाने लगे, सही मन से अमल में नहीं लाए। अतः अंत में बिहार के चंपारण जिला के एक किसान ने महात्मा गांधी को आग्रह किया कि आप देखिए, हमारी दुर्दशा देखिए। अतः महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन इसी नील के किसानों के पक्ष में चंपारण में, बिहार के चंपारण में यह आंदोलन शुरू किया, जिसमें महात्मा गांधी सफल हुए और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। इस प्रकार यह लेसन आज समाप्त हुआ। अगले घंटी में हम फिर दूसरे चैप्टर में आएंगे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले थोड़ा कुछ सेकंड में हम इसे समाप्त करते हैं। यह महालबारी व्यवस्था लगान की व्यवस्था थी। गांव के समूह को महाल कहा जाता था। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के भागों में लागू हुआ, रैयतवारी मद्रास क्षेत्र में लागू हुआ। इसके बाद नील की खेती जो शुरुआत हुई, उससे अंग्रेजों को लाभ था, यानी बागान मालिकों को लाभ था, जिसके खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी 1917 ईस्वी में इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। बच्चों, आज इतना ही, आज समाप्त। धन्यवाद।